हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए सेशन शुरू करते हैं। सेशन हमारा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 का है, ह्यूमन आई। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रो के बारे में पढ़ेंगे, पिशोबिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये कुछ और चीज़ें देखेंगे और इसके साथ ही पूरा सेशन का हमारा कंटेंट है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो ह्यूमन आई क्या करती है, वो लाइट का यूज करके हमें चारों तरफ देखने की शक्ति देती है। जैसे कि इसमें ऐसे लाइट पड़ती है और यहाँ पे इसकी इमेज बनती है और वो इमेज ऐसे ऑप्टिकल नर्व से जाती है ब्रेन में और फिर हम उसको देख पाते हैं। तो ये बेसिकली यही काम करती है, ये कैमरे की तरह होती है। कैमरा कैसे काम करता है, जो लेंस होता है कैमरा का उससे ऐसे लाइट जाती है और पीछे एक फिल्म होती है, उसमें जाकर के वो छप जाती है। पहले का कैमरा ऐसे काम करता था, आजकल के कैमरे कैसे काम करते हैं, तो वो जो लाइट जाती है जो वो कैप्चर करता है फोटो को, उसको वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। तो मैटर तो वही है कि एक लेंस है और लेंस से हम उसकी क्या करते हैं। पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि लेंस अगर होता है, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस से अगर कोई हम इमेज बनाते हैं तो उसकी हम एक स्क्रीन पे इमेज उतार सकते हैं। हम उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं आई में, कि वो जो कन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रही है बाहर, तो उसकी जो ऐसे लाइट जा रही है उसकी एक जो है रियल इमेज बनती है हमारे रेटिना पे। तो human like is a camera. Human eye is like a camera. Its lens system forms an image on the light sensitive screen called the retina. तो वही है कि लेंस सिस्टम क्या करता है, हमारे रेटिना पे इमेज बनाता है। जो कि पिछले चैप्टर जो हमारा था लाइट वाला, उसमें हमने पढ़ा था ना कि इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो वही ऐसी इमेज हमारा ये बनाता है लेंस आई का। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो जैसे ये जो आंख होती है उसके ऊपर ऐसे कॉर्निया होता है, ये हमारा, इसको प्यूपिल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्यूपिल तो हमारा अंदर होगा फिर इसके अंदर। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको कॉर्निया बोलते हैं। हम जो ऊपर एक पतली सी नहीं झिल्ली चढ़ी रहती है आंख में, नहीं तो तब तो आंख का जो हमारा जो अंदर का एक्वस ह्यूमर है वो तो बाहर आ जाएगा, जो उसका वाटर रहता है। तो वो जो ऊपर की कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर, उसको कॉर्निया बोला जाता है। आई बॉल, आई बॉल क्या होता है, तो आई बॉल जो पूरा ये बॉल है हमारा, ये आँख का गेंद, उसको आई बॉल बोला जाता है। तो कितना बड़ा होता है, तो उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इतना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, इतना हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये डायमीटर है। तो मतलब हमारी आँख कितनी बड़ी होती है, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी होती है आँख हमारी। बी रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। अब होता क्या है कि जैसे हमने लेंस में भी पढ़ा था चैप्टर में कि ऐसे एक लेंस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज फॉर्म होती है। बट अब हमें तो क्या करना पड़ेगा, अगर सेम तरह का लेंस होगा, ऐसे मान के चलिए इतना बड़ा लेंस है, एक लेंस हमने आँख में फिट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब ये ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ रही है तो एक पोजीशन पे तो ये देख पा रहा है, बट अगर ये ऑब्जेक्ट पीछे हो गया तब तो इसकी इमेज कहीं और बनेगी ना, तब तो रेटिना पे बनेगी नहीं। लेकिन हम तो सारी इमेज देख पाते हैं, तो वो कैसे होता है, तो ऐसे होता है कि वो जो हमारा लेंस है वो शेप एंड साइज चेंज करता रहता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जब हम दूर देखते हैं तो उसी हिसाब से सिलियरी मसल इसको पतला कर देते हैं लेंस को, और जब पास देखते हैं तो इसको मोटा कर देते हैं। तो वो लेंस एकदम फिक्स नहीं है, वो अलग अलग साइज का होता रहता है। उसी वजह से हम अलग अलग
चीज़ें देख पाते हैं दूरी की, नहीं फिर तो एक ही निश्चित दूरी की देख पाते हैं अगर हमारा लेंस एडजस्ट ही नहीं करता तो फिर तो एक थोड़ा सा ही रेंज रहता हमारा। ऐसा क्यों होता है तो इसको एक बार अच्छे से समझिए। जैसे ये आई बॉल है, आई बॉल में ये जैसे मान के चलिए कि ये आई बॉल है तो आई बॉल का ये स्क्रीन है। स्क्रीन क्या है, ये रेटिना है। अब यहाँ पे लेंस है ये आँख का। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की ऐसे लाइट एंटर करेगी लेंस में और इस पे एक ऐसे इमेज बनाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट जब दूर चली जाएगी तो क्या होगा, ये लेंस अपने आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी उसकी इमेज यहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट पास आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा लेंस एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये रेटिना में ही बनेगी इमेज। तो ऐसे ये लेंस हमारा एडजस्ट होता है, इसी वजह से हमारी इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है। Most of the reflection of light rays entering in the eye occur in the outer surface of cornea। तो केवल लेंस पे ही नहीं होता है सब कुछ। जैसे केवल लेंस को तो एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती, बट जो आगे ये जो ऐसे बल्ज रहता है आई का, तो जो इसमें ये भरा रहता है एक्वस ह्यूमर, तो इससे भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। आप खुद सोचिए ना कि अगर बहुत दूरी की इमेज है, मान के चलिए हम एक बहुत दूर एक पेड़ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे एक पेड़ है और हमारी आई यहाँ पे है, तो उसको तो अगर पूरा का पूरा ही रिफ्लेक्शन लेंस में ही करना पड़ेगा तो हमें बहुत बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा तो तुरंत ही इमेज बन जाएगी, रेटिना तक पहुंचेगी ही नहीं इमेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ये होता क्या है कि ये लेंस तो अपनी जगह पर ही रहता है, बट ये जो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो होता है लेंस तक पहुंचने से पहले, रिफ्रैक्शन जो कर देता है वो कौन कर देता है, तो वो ये आगे जो हमारा ये होता है कॉर्निया के बाद जो होता है एक्वस ह्यूमर जो चैम्बर भरा रहता है, तो उसी में हमारा ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर लेंस बाकी एडजस्ट कर लेता है। मतलब अभी जो हम लोग स्क्रीन में देख रहे थे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे स्क्रीन है। अब इसमें एक और चीज़ क्या जुड़ गई, यहाँ पे एक और चीज़ जुड़ गई कि आगे लेंस के आगे ऐसे एक आई बॉल है। तो हमारा जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली तो थोड़ा तो हमको रिफ्रैक्शन चाहिए ही, क्योंकि नॉर्मली तो हम बहुत पास में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बट हमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे देखना है, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इससे करवा देते हैं पहले। उसके बाद जो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है वो हमारा लेंस करके उसको कॉर्निया पे बना देता है हर इमेज को। तो उसमें ये हेल्प करता है इसकी पहले रिफ्रैक्शन करने में थोड़ा सा। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट rays entering the eyes occur in the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provides final adjustment of the focal length. तो रिफ्रैक्शन उसमें हो गया अच्छा खासा, फिर लेंस हमारा फाइनल एकदम फाइन जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है उसको एडजस्ट करता है। मेन एडजस्टमेंट का काम लेंस का ही होता है, जैसा हमने बताया था। अब लेंस में एक तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया, अब हमारी क्या क्या जुड़ गई, यहाँ पे एक स्क्रीन जुड़ गई है, यहाँ पे एक लेंस जुड़ गया है और ये लेंस एडजस्टमेंट करता है बड़ा छोटा होकर के। और हमारा क्या जुड़ गया, अब हमारा एक आगे यहाँ पे एक ऐसे वो भी जुड़ गया जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। बट होता क्या है कि अब एक साथ में तो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट से अलग अलग टाइप की लाइट भी नहीं इमिट कर सकती ना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट के साइज को एडजस्ट कर रहे थे, बट देखिए अब नॉर्मली तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं कि एक यहाँ पे कैंडल ले लेते हैं और एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और उसकी इमेज बना देते हैं। बट ह्यूमन आई तो इससे कॉम्प्लेक्स होगी ना, इतनी सिंपल तो होता तो फिर तो बस एक लेंस ही लगा होता आँख में, फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं। तो अब अलग अलग ब्राइटनेस की ऑब्जेक्ट हो सकती है, मतलब कि चलिए कि एक CFL बल्ब हो सकता है और एक रूम में जाए तो हो सकता है उसमें कुछ ना चल रहा हो, और किसी रूम में बाहर निकले तो हो सकता है सूरज बहुत तेज चमक रहा हो, फिर हो सकता है रात को पूरा अंधेरा हो जाए। तो ये जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट इमिट हो रही है, तो उसको भी कुछ एडजस्ट करने के लिए होना चाहिए, नहीं तो फिर तो हमारा लेंस में मान के चलिए कि अगर सूरज को हम देख रहे हैं उसके बाद हम एकदम अंधेरे रूम में जाते हैं, तो उस हिसाब से तो इसमें लाइट नहीं है, तो हमारा तो ये फिर इमेज उसकी फॉर्म नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारा जो आई है उसमें एक अलग सिस्टम है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, तो आपके जो आई का लेंस होगा आंख में, आपने नोटिस किया होगा उसमें एक ऐसे बीच में एक सेंटर में से छेद टाइप का रहता है, तो उसको प्यूपिल बोला जाता है। तो वो क्या करता है, तो वो हमारे लाइट के अमाउंट को
कि कितनी लाइट चल आ रही है। जैसे मान के चलिए हम अंधेरी जगह में चाहते हैं तो बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट जाए, तो हमें क्लियर विजन मिल जाए। और जब हम ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो तो वहाँ पे वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये और जुड़ गई, इसमें प्यूपिल भी जुड़ गया। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? तो प्यूपिल का साइज आइरिस कंट्रोल करती है। तो प्यूपिल हो गया हमारा एक बस ओपनिंग, छेद। प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन हमारा आइरिस है। प्यूपिल उस छेद को बोलते हैं जो कि आइरिस के द्वारा बनता है। तो प्यूपिल हो गया हमारा डार्क सर्कुलर ओपनिंग, और आइरिस हो गया वो डायफ्राम जो कि उसको कंट्रोल करता है। तो अब इसमें ये एक और चीज़ जुड़ गई, तो अब ये सारा कंबाइन होता है। अब पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगी जो कि मान के चलिए ब्राइट है, तो ये प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो फिर ऐसे लाइट जाएगी, फिर ये यहाँ पे बनेगा। फिर अगर दूसरी ऑब्जेक्ट होगी जो कि बहुत ब्राइट होगी तो ये और छोटा हो जाएगा। फिर एकदम अगर बिल्कुल अंधेरी एरिया होगी तो ये बड़ा हो जाएगा। तो लाइट का भी कंट्रोल इसमें जुड़ गया। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैमरे की तरह बनता जा रहा है। कैमरे में भी होता है ना, कैमरे में क्या होता है कि अगर आपके पास कैमरा होगा तो आप उसमें देखिएगा कि लाइट के हिसाब से उसका जो वो होता है, जो हम उसको एडजस्ट करते हैं, दूरी एडजस्ट करने वाला ऊपर रहता है ना आपके कैमरा में। उस जब वो एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे अपर्चर हमारा छोटा बड़ा होता है, ऐसे ही उसमें वो भी रहता है, लाइट को कंट्रोल करने वाला ये भी रहता है। तो वैसे ही हमारा आइज में भी है। तो आगे देखते हैं। आइज लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, रेटिना में इमेज फॉर्म हो रही है, बट ये इमेज जो है रेटिना में जो फॉर्म होती है आई बॉल के, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म होती है। तो मतलब हम जो भी देखते हैं हम ये उल्टा देखते हैं, फिर ये हमारा दिमाग अपने आप उसको सीधा कर लेता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट, एक पेड़ यहाँ पे सीधा है, उसकी इमेज हमारे आई में उल्टा बनती है, और फिर ये ऑब्जेक्ट को फिर सीधा कर लेता है दिमाग। तो इसलिए ये बहुत चीज़ें हमारी फिल्टर होके आती हैं, जो हम देखते हैं वो हमेशा रियलिटी एग्जैक्टली नहीं होती है। जैसे आपको मैं एक बहुत इसमें जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बस आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है, तो उसकी जैसी कंडीशनिंग होती है, जैसा हम उसको बनाते हैं उस हिसाब से हम वो चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपको एक मान के चलिए कि यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, अलग अलग मिठाइयों का स्टॉल लगा हुआ है। तो एक आदमी है जिसको जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी मान के चलिए यहाँ रखी हुई है, और एक आदमी जिसको रसगुल्ला बहुत पसंद है, उसको एक यहाँ रखे हुए हैं। तो जब वो दोनों आदमी एंटर करेंगे तो वो, जिसको जलेबी पसंद है उसको ये जलेबी ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा जो है फोकस में दिखाई देगी, और जिसको रसगुल्ला पसंद है उसको ये रसगुल्ला ज़्यादा फोकस में दिखाई देगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा ब्रेन खुद ही फिलअप कर लेता है, जो कि आंखों से जो हमें दिखाई देता है। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद है उसको ज़्यादा बेटर बना देता है हमारा ब्रेन, और जो हमें ना पसंद है उसको और ज़्यादा खराब बना देता है। तो ये हमारा पूरी तरीके से आई जो है, हमारी आई से जो इमेज जा रही है वो पूरी तरीके से एकदम ओरिजिनल नहीं होती है। तो ये तो ब्रेन का पार्ट हो गया। तो इसलिए जो हमारी इमेज होती है वो तो सिंपली इन्वर्टेड इमेज बनती है, फिर वो ब्रेन में जाती है और ब्रेन हमारा क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया हमारा। रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो अब तक हमारी आई में क्या क्या जुड़ चुका है, फिर से एक बार हम अपनी आई बनाते हैं। हमारी गोल आई नहीं है, हमारी लंबी लंबी आई है, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारी, यहाँ पे ये पहला कॉर्निया वाला सिस्टम है, फिर हमारा यहाँ पे प्यूपिल है, और फिर ये हमारा ये लेंस है, और फिर ये हमारी स्क्रीन है। अब स्क्रीन में क्या जुड़ गया, स्क्रीन में से लाइट सेंसिटिव सेल जुड़ गए हैं। तो अब इन सेलों में लाइट जाती है और फिर क्या होता है, फिर ये क्या पैदा करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाते हैं, सीधा ये ब्रेन में चले जाते हैं, और फिर ये ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को। अब इनमें क्या भरा हुआ है, ये जो आई बॉल्स हैं इनमें आगे वाले में जो भरा हुआ है इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और जो पीछे वाले में भरा हुआ है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। दोनों अलग अलग फ्लूइड होते हैं। ये हमारा होता है एक्वस ह्यूमर आगे वाले में,
पार्ट में और पीछे वाले में विट्रस ह्यूमर। और इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काफ़ी काम होता है। पहला वाला रिफ्रैक्शन वगैरह में भी मदद करता है। दूसरा क्या मदद करते हैं ये? दूसरा हमारे आई का ये शेप मेंटेन करते हैं। ये हमारे आई का शेप मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा जो है, नहीं तो आई तो पचक जाएगी। अगर इसके अंदर हवा भरी होगी तब तो ये ऐसे गोल गोल नहीं रहेगी ना, तब तो ये एकदम उसका शेप ही नहीं रहेगा। तो उसके शेप को भी मेंटेन किया जाता है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जब हमारी आँख में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या फिर कभी-कभी होता है कि जैसे हम झटके से उठते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है, तो हमें ऐसे एक पॉइंट चारों तरफ दिखाई देता है। तो वैसा क्यों होता है? वो क्या होता है? तो वो होता है जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है। तो इसमें जो है ये पूरी तरीके से इसमें ट्रांसपेरेंट तो होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं तरह-तरह के। तो कभी-कभी अलग-अलग टाइप की चीज़ों की वजह से वो पार्टिकल फॉर्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट वो सबकी आई में रहते हैं, किसी के में ज़्यादा रहते हैं, किसी के में कम रहते हैं। तो जब हम उठते हैं तो वो पार्टिकल ऐसे यहाँ पे तैरने लगते हैं। तो वो चीज़ हमें दिखती है ऐसे चारों तरफ, जो कि बहुत लोगों को नहीं दिखता है क्योंकि उनके में बहुत कम रहते हैं। तो वो भी एक टाइप का बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आइज़ की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है? तो आई का भी हमने बात क्या की थी? आई तो हमारी एडजस्ट करती है ना। एक सेकेंड। हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन से पहले हम देखते हैं आई लेंस के बारे में। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा आई लेंस है वो हमारा जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरली मसल्स। जो इसका कर्वेचर है, मतलब जिसका साइज है, वो सिलियरली मसल से कंट्रोल होता है। तो जो अभी हम क्या देख रहे थे कि जो आई का जो लेंस था वो एडजस्ट हो रहा था, तो उसको एडजस्ट कौन करने में हेल्प करता है? तो उस लेंस में ऐसे सिलियरली मसल्स जुड़े होते हैं, और ये मसल्स छोटे बड़े होते हैं अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से आई का ग्लास भी चेंज होता है। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस दस कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर कर्वेचर चेंज हो रहा है तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो हम बात कर ही चुके हैं उसकी। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस बिकम थिन। तो रिलैक्स होने पे थिन होता है, दस फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बड़ी होती है। दस इट्स एनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जब बड़ी फोकल लेंथ होगी तो हम दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, और जब छोटी फोकल लेंथ होगी, जब कंट्रैक्ट होगा, जब ठीक होगा, तो हम पास का ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने कि जैसे यहाँ पे लेंस है और लाइट जब उसमें एंटर कर रही है और यहाँ पे जब इमेज बना रही है वो, तो क्या होता है? यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है और जितना इसका फोकल लेंथ होता है उतनी ही इसकी पास इन्फिनिटी होती है। मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि लेंस है, ये एक लेंस है, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं और इसकी फोकल लेंथ बहुत पास में, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर पे ही इसकी फोकल लेंथ है। तो इसकी इन्फिनिटी कहाँ हो जाएगी? इसकी इन्फिनिटी तो मान के चलिए 5-10 फुट पे हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब ये मान के चलिए हमारे आई का लेंस है और यहाँ पे हमारी रेटिना है। अब जब ये मोटा, जब पास के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो मोटा हो जाएगा, तो पास में हो जाएगा हमारा। अब दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, मान के चलिए कि 10 मीटर पे यहाँ ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर के ऑब्जेक्ट है, तब तो इसकी कहाँ इमेज बन जाएगी? इसकी तो बहुत पास में बन जाएगी इमेज, यहीं पे बन जाएगी। तो रेटिना पे बनेगी ही नहीं। तो रेटिना पे नहीं बनेगी तो इसलिए क्या हो जाता है, फिर ये पतला हो जाता है। पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब यही इतनी डिस्टेंस वही है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ इसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। तो फिर इसकी इमेज जा करके यहीं बन जाएगी। तो ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिछला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि फोकल लेंथ बढ़ती घटती है तो कैसे आगे पीछे होता है सब कुछ। तो ये ऐसे बनता है हमारा, थिक और थिन होने पे एडजस्ट होता है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन देखते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो ये जो आई का जो ये जो पावर होता है थिक और थिन होकर के अपने ऑब्जेक्ट को सही जगह पे लाने का, तो इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट ऑफ द आई।
तो अब एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट तो करता है लेंस, बट एक लिमिट तक ही एडजस्ट कर सकता है। तो नियर पॉइंट मतलब कम से कम दूरी पे कितना एडजस्ट करता है, तो टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एट ए डिस्टेंस यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। तो ये 25 सेंटीमीटर तक हमारा मिनिमम एडजस्ट कर लेता है। उससे अंदर भी आपको दिखता है, लेकिन वो एक ज़बरदस्ती का एडजस्टमेंट, वो नॉर्मली ये 25 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करती है हमारी आई। उससे अंदर होगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर नहीं बनेगी। वो क्यों नहीं बनती इमेज, देखिए इस डायग्राम से आपको पता चलेगा। जैसे ये हमारे मायोपिया का है, लेकिन नॉर्मली मान के चलिए हम बहुत पास में रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज पास में बन जाएगी। पास में बन जाएगी तो रेटिना पे नहीं बनेगी, जब रेटिना में बनेगी नहीं बनेगी तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ों को सही से ले नहीं जा पाएगा दिमाग में। क्या होता है, क्रिस्प इमेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पे बनती है। तो अब होता क्या है, मान के चलिए कि रेटिना पे हमारी इमेज नहीं बन रही है इसकी, कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है। तो रेटिना पे हमारी कैसी इमेज बनेगी, रेटिना में हमारी थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी उसी हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगी इमेज। इमेज तो बनेगी रेटिना में, अगर इमेज नहीं बनेगी तब तो फिर तो हमारा बिल्कुल अंधेरा ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सही इमेज नहीं बनेगी। जैसे आप भी जब ये स्क्रीन होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट होती है, जब उसके सामने जब उसको स्क्रीन पे उतारते हैं, तो वो जहाँ पे उसका फोकल पॉइंट होता है वहाँ पे एकदम क्लियर बनती है, जहाँ पे उसको एग्जैक्ट बनना होता है वहाँ पे बहुत क्लियर बनती है। बट इसको जब स्क्रीन थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो इमेज तो बनती है, बट थोड़ा ब्लर इमेज बनती है, थोड़ा बड़ी इमेज बनती है। तो यहाँ पे भी वही केस होता है कि जब ये हमारा सही से आई लेंस काम नहीं करता है तो हमारा ये थोड़ा आगे बनती है इमेज, और जब आगे बनती है तो वो थोड़ा ब्लर हो जाती है। तो यही है, तो 25 सेंटीमीटर तक तो हमारा ये एकदम क्रिस्प जो है हमारा एडजस्ट कर लेता है, एकदम परफेक्ट इमेज बनती है। बट उससे आगे थोड़ा ब्लर होने लगता है, इसीलिए जब आप आँख के बिल्कुल पास लाएंगे तो इमेज ब्लर हो जाती है, क्योंकि वो कहीं दूसरे रेटिना से थोड़ा अलग बन रही है। जब रेटिना से थोड़ा अलग बन रही है तो जो उसका जहाँ पे क्रिस्प बनना था वहाँ पे नहीं बन रही है, तो वहाँ पे वो थोड़ा हल्का हल्का बन जाती है पीछे। मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी विदाउट स्ट्रेन, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई, जिसपे स्ट्रेन नहीं डालना पड़ता है आँख पे, नहीं तो फिर आँख पे जोर डालना पड़ता है। इट इज ऑल्सो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये होता है हमारा, जैसे हमारी दो आंखें हैं ना, अभी तक तो हम एक एक के हिसाब से ही बात कर रहे थे, तो हमारी ये दोनों आंखों की इमेज कंबाइन होकर के हमारा दिमाग बनाता है ना, तब तो हमें डेप्थ परसेप्शन मिलता है। तो ये तो हमारी बड़ी क्लास की चीज़ है, पर फिर मैं हल्का सा बता देता हूँ। आजकल कैमरा कैसे आने लगे हैं, दो लेंस वाले आने लगे हैं, तो क्या होता है, पहला लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज लेता है और दूसरा लेंस उसको डेप्थ देता है। तो हमारा हम जो वर्ल्ड को देखते हैं, जो 3D में वर्ल्ड को देखते हैं, तो हमारी इमेज तो ये 2D में ही बनती है ना, बट इसको ऐसे हम एडजस्ट कर लेते हैं कि वो 3D लगता है हमें। ऐसे ही जो हमारी वो होती है, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो, या फिर अगर आपने कभी वो यूज़ किया होगा, वीआर जो होता है, वीआर सेट, तो उसमें भी ऐसा होता है ना, दो बनती हैं इमेजेस, तो वो दोनों को फिर एडजस्ट करके 3D में बन जाती है वो। तो ये 3D में जो बनने का ये है, तो ये कब बनेगा, जब दोनों को इमेज को एक पॉइंट पे फोकस किया जाएगा। मान के चलिए ये एक इमेज ये थी और दूसरी इमेज ये थी, जब वो दोनों एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं तब ये हमें 3D में दिखता है, कुछ इस प्रकार से। तो उस चीज़ को जब कब तक किया जा सकता है, जब वो दोनों सेम पॉइंट होल पर 25 के बाद क्या होता है कि 25 के बाद आँखों को ऐसा एडजस्ट हो जाती हैं कि ये दोनों अलग-अलग थोड़ा बनता है। तो इसीलिए हमें क्या दिखता है, हमें जब 25 के बाद एक की जगह पे 2 इमेज दिखने लगती हैं जनरली। या फिर आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो कि एक, जब हमारे आँख में अगर आप ऐसे उसको हल्का-सा अगर आप उसको दबाएँगे एक आँख को, तो क्या हो जाएगा, हमें 2 इमेज दिखने लगती है। उसका कारण क्या है कि वो जो हमारा एक परफेक्ट जो ये बना हुआ है इमेज पॉइंट, तो हल्का-सा एक ही आँख का दूसरी जगह हो जाता है, तो वो ब्रेन फिर उसको अलग-अलग करने लगता है। तो इसीलिए आँख को हल्का-सा दबाने पे ये आपकी इमेज जो है 2 दिखने लगती है आपको। तो ये हमारी 2 की बात हो गई, डिस्टिंक्ट विज़न की बात हो गई। The furthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना दूर देख सकता है, तो दूर तो हम लोग बहुत देख सकते हैं, हम लोग तो इन्फिनिटी तक दूर देख सकते हैं, तो इसलिए
मैक्सिमम डिस्टेंस वो हो जाता है, जो कि समय के साथ जब वो खराब हो जाता है तो हमें वो मायोपिया हो जाती है बीमारी, जब हम डिस्टेंस बहुत दूर तक का नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो उसके लिए फिर हमें चश्मा पहनना पड़ता है। उसकी बात हम एडजस्ट करेंगे, बट नॉर्मल आई के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूरी से जितना भी हो वो एडजस्ट हो जाता है हमारा लेंस उसी हिसाब से। कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट क्या होता है, तो आपने सुना होगा मोतियाबिंद के बारे में। तो ये कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, जो कि हमारा आंखों में व्हाइट व्हाइट कलर का ये क्रिस्टल बन जाता है चारों तरफ, जिसकी वजह से हम सही से नहीं देख पाते हैं। ये लेंस ही हमारा व्हाइट हो जाता है। Sometimes crystalline lens of the pupil at the old age become milky and cloudy. It is curved by, it is cured by surgery. तो सर्जरी से हटा दिया जाता है। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. अब उम्र के साथ क्या होता है या फिर दूसरे फैक्टरों के साथ भी क्या होता है कि पावर ऑफ accommodation धीरे धीरे आँख का खत्म होने लगता है। In such condition, person cannot see object distantly and comfortably. तो उसकी इमेज डायरेक्टली रेटिना में बनती नहीं है, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सही से देख नहीं पाता है। Myopia. Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distance object distinctly. तो जो मायोपिक पर्सन होता है वो क्या करता है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से देख पाता है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, तो उसको मायोपिक पर्सन बोलते हैं। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो उसका जो फार पॉइंट होता है, एक हमारा नियर पॉइंट होता है, एक हमारा फार पॉइंट होता है, अभी जैसे हमने देखा था। तो जो दूर वाला जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पास में होता है। तो ये देखिए, ये जैसे आगे बन रही है इमेज इसकी ऐसे। दिस डिफेक्ट कैन अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। इसमें क्या होता है, ये जब ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है मतलब ज़्यादा मोटा हो जाता है आई लेंस। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या फिर क्या हो सकता है कि ये जो आई बॉल है वो ही बड़ा हो जाए। अब कब हो सकता है, देखिए बहुत सिंपल है। जैसे कि हमारा आई बॉल है, अगर यही बड़ा हो जाए ऐसे तो रेटिना इसके पीछे चली जाएगी, तब ये कहाँ बन जाएगा, तब आगे बन जाएगा। और या तो हमारा ये बड़ा हो जाए, लेंस बड़ा हो जाए, तब भी ये आगे बन जाएगी इमेज, ज़्यादा उसकी वो हो जाएगी। बड़ा छोटा तो होता रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो कर ही नहीं पाता, उसका एकोमोडेशन का पावर ही खत्म हो जाता है, तो वो उस तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए इसमें क्या लगता है, तो इसमें कनकेव लेंस लगता है। तो कनकेव लेंस में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आ रही है लाइट, कनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि ऐसे लाइट आ रही है, फिर ये थोड़ा सा और ऐसे हो जा रही है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे इमेज बन जा रही थी, तो ये डाइवर्जन की वजह से फिर प्रॉपर जगह पे जाके इमेज बन जाती है। तो ऐसे इसको ये कनकेव लेंस लगा के सही कर दिया जाता है। ये तो बस इसमें 4-5 3 चीज़ें आपको याद रखनी। पहला कि इसमें आगे बनती है रेटिना से इमेज। दूसरा इसमें कि जो हमारा आई का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, वो अ, उसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, और या फिर आई बॉल बड़ा हो जाता है। तो ये रीजन हो गया। और इसको सही कैसे किया जाता है, तो इसमें कनकेव लेंस लगा के सही किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया ठीक इसका उल्टा है, इसमें पीछे इमेज बनती है ऐसे, और इसको ये कन्वेक्स लेंस लगा के सही किया जाता है। और इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें आई बॉल छोटा होगा और वो थिन हो गया होगा लेंस। तो hypermetropia, also known as farsightedness, a person with a hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see nearby object distinctly. For the person, the further point is away from the normal, near point 25 centimeter. The reason for this is focal length of the eye is too long and the eyeball is too small. The defect can be corrected by convex lens. तो वही सेम चीज़ है, बस इसमें एकदम अपोजिट हो गया सब कुछ। फिर ये परसोबिया क्या होता है, ये होता है, ये ओल्ड एज के साथ होता है। ओल्ड एज के साथ क्या होता है, इसमें दोनों हो जाते हैं। मतलब पहला तो ये पास के इमेज के लिए 25 से कम हो जाता है, और दूर की इमेज के लिए उससे जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें दोनों टाइप की डिफेक्ट आ जाती है। ओल्ड एज के साथ यही होता है कि हम दूर की ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी नहीं एडजस्ट कर पाता लेंस, और पास के ऑब्जेक्ट के भी हिसाब से नहीं एडजस्ट कर पाता। सारा तो हमारा एडजस्टमेंट का ही खेल है ना लेंस के। तो ये सिलियरली मसल्स ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये मोटा होता ही नहीं है अपने हिसाब से जितना होना चाहिए। तो ये इस वजह से ये होता है ओल्ड एज के साथ, ये जो मसल्स होते हैं यही कमज़ोर हो जाते हैं।
उसके पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाती है धीरे धीरे। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस रिसीड्स अवे एज वेल एज द फार पॉइंट्स कम क्लोजर। पास वाला पॉइंट ज़्यादा पास आ जाता है और दूर वाला पॉइंट वो उससे और दूर चला जाता है। जैसे कि फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है दूर वाला, तो दूर वाला इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएगा, पास में आ जाएगा। ये ओरिजिनल फार पॉइंट था, ये डुप्लीकेट वाला आ जाएगा यहाँ पास में। और ये जो 25 सेंटीमीटर था ये इससे दूर चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर के बजाय 1 मीटर 2 मीटर ऐसे हो जाएगा। तो इसका ये पूरा जो ये एकोमोडेशन का जो लेंथ था ये कम हो जाएगा, तो उसका जो रेंज है वो कम हो जाएगी। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरली मसल्स, जो सिलियरली मसल्स होते हैं जो इसको मजबूती देते हैं, जो उसको एडजस्ट करवाते हैं लेंस को, वो उसको वीकनिंग हो जाती है। एंड डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, तो वो आई लेंस फ्लेक्सिबल ही नहीं रह जाता। Such people often require bifocal lens. A common type of bifocal lens consists of a both concave and convex lens. Upper portion is consist of concave lens. तो आपने जैसे देखा होगा कि जितने चश्मे होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसे होता है और ऐसे नीचे होता है, ऐसे हल्का सा। तो ये जो ऊपर होता है ये कनकेव लेंस होता है और ये जो नीचे होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है। तो जब उनको पास का देखना होता है तो इसके बीच से देखते हैं नीचे से, जब दूर का देखना होता है तो इसके ऊपर कनकेव वाले से देखते हैं। तो दोनों चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं ऐसे। तो ये हो गई हमारी। अब हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। ये जो हमारे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं इनको और कैसे करेक्ट किया जाता है, इनको कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, वो ऐसे आँख में ही लग जाते हैं या फिर कई जगह पे सर्जरी भी होती है हमारी। अब हम देखते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। पिछले चैप्टर हमने क्या देखा था, हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखा था। ऐसे ग्लास स्लैब होती है, उसमें ऐसे जाती है रे और ऐसे थोड़ा रिफ्लेक्ट होती, फिर ऐसे चली जाती, ओरिजिनल वाली ऐसे जाती। इसको अच्छे से बनाते हैं। ग्लास स्लैब में कैसे होता था, ये ग्लास स्लैब है हमारी और एक रे ऐसे आ रही है और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी, फिर ऐसे चली जाती थी। बट इसमें कैसे होगा, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में ये रे देखिए आ रही है, ओके, प्रिज्म में ये रे ऐसे आ रही है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे नीचे को चली जाती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण इसका शेप है। इसका प्रिज्म के शेप के कारण ये बहुत दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, बहुत यूनिक रिफ्लेक्शन होता है। इसको तो नॉर्मल ये ऐसे स्क्वायर होता तो क्या होता, नॉर्मल स्क्वायर होता तो ये ऐसे होके ऐसे निकल जाती ना, बट ये प्रिज्म में ऐसे होके या नीचे साइड को जाती है। तो ये नीचे साइड के जाने के कारण ही ना इसमें फिर क्या हो जाता है, इसमें ये अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है। तो आती तो यहाँ व्हाइट लाइट है और यहाँ पे आने के बाद ये अलग अलग वेवलेंथ सब हो जाती हैं। बट ये जो वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है इसकी वजह से जो हमें रेनबो दिखता है। बट इसका एक और चीज़ है, फिर आप बोलेंगे ग्लास स्लैब में ऐसा क्यों नहीं होता, तो ग्लास स्लैब में इसलिए नहीं होता है, उसका देखिए रीजन इस टाइप का है कुछ। कि मान के चलिए ये प्रिज्म है, तो ये जो प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल है हमारा, ये डेविएशन डी जो लिखा हुआ है, तो ये उसमें नहीं होता है। उसमें क्यों नहीं होता है, तो इसमें डिस्पर्सन क्यों होता है, लाइट यहाँ आई और ये ऐसे गई और ये नीचे को गई, तो ये जो डेविएशन हो रहा है, तो ये जो पिक्यूलियर वे में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसकी वजह से लाइट अलग अलग हो जाती है, व्हाइट लाइट, जो कि अभी हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। बट स्लैब में क्या होता है, स्लैब एक्चुअली में दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म ऐसे रख लीजिए और दूसरा प्रिज्म ला करके इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्लैब टाइप का हो जाएगा। तब जब इसमें रे जाएगी तो ये पहले इस साइड को जाएगी, फिर ये नीचे को जाएगी, फिर ये इस साइड को जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से फिर ये जो व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होती है वो फिर बाद में अंदर ये कन्वर्ज भी हो जाती है, तो इसलिए उसमें नहीं दिखाई देता है प्रिज्म में हमको, अरे सॉरी स्लैब में। तो ये साइज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग साइज, जैसे हेक्सागोनल ले लेंगे तो उसमें अलग टाइप से रेज आती है। डायमंड जो होता है, तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड में तो रेज आके दूसरे साइड से ऐसे नीचे निकलती है या फिर उसके अंदर ही घूम जाती है। तो इस तरीके से साइज से बहुत अलग अलग इसमें तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो प्रिज्म का कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखते हैं इसमें और क्या है। द पिक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स इमर्जेंस रे बेंट एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे।
तो ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे की तरफ बेंड कर देता है। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड इन दिस केस एंगल डी इज द डेविएशन। तो ये जो है हमारा, ये एंगल पे जो हमारा ये बेंड हो गई है लाइट, नॉर्मली कैसे जाती, नॉर्मली ऐसे प्रिज्म होता तो नॉर्मली तो ये ऐसे सीधा निकल जाती, बट ये जो हमारी इस, अगर यहाँ से ऐसे मुड़ गई है तो ये हमारा जो ऐसे बेंड हो गया है यहाँ पे जाकर के, तो ये जो बेंड है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें कैसे हो रहा था स्लैब में, पिछले चैप्टर में स्लैब में ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन तो था ही नहीं ना। ओरिजिनल को इसको ला के अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये तो दोनों पैरेलल थे, ओरिजिनल लाइट यहाँ जा रही थी स्लैब की वजह से, फिर से ऐसे जा रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें ये डेविएट हो जा रहा है। कैसे डेविएट हो जा रहा है, ये प्रिज्म है और ये ऐसे लाइट गई, नॉर्मली ऐसे निकल जाएगी, बट ये यहाँ पे ऐसे निकल गई, तो ये जो इनके बीच में एंगल बना तो ये ऐसे डेविएशन हो गया लाइट के रे का, और फाइनल और इनिशियल का। डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन द व्हाइट लाइट is separated into different constitute color because of the refraction and Snell's law। तो अब देखिए स्लैब में क्या हो रहा था, तो स्लैब में तो उसी लाइन पे जा रही थी ना, कि मान के चलिए लाइट आ रही थी और स्लैब से ऐसे निकल जाती लाइट, बट ये रिफ्रैक्ट होके कैसे जाती थी, ये रिफ्रैक्ट होके फिर ऐसे ही निकल जाती थी, तो इस वजह से इसमें तो वो होगा नहीं, सब तो सीधे ही जाएंगे। इसको देखिए एक बार और अच्छे से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्लैब है, जब तक आप स्लैब का नहीं समझेंगे तब तक प्रिज्म का नहीं समझ में आएगा। अब इसमें लाइट आई और ये सीधा ऐसे निकल गई, नॉर्मली ऐसे निकलती, बट एक्चुअली में कहाँ जाएगी, एक्चुअली में ये रिफ्रैक्ट होके कैसे जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी और ये ऐसे जाएगी। अब ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी, तो व्हाइट लाइट में क्या था, इसमें तो बहुत तरह तरह की लाइटें थी। अब इसमें जैसे एक ब्लू का लेते हैं और एक रेड का लेते हैं, ब्लू का लिया और रेड का लिया, तो ब्लू वाली कैसे जाएगी, ब्लू वाली ऐसे निकल जाती, बट इसमें कैसे होगा, स्लैब में ऐसे घूमेगी और ये भी ऐसे निकल जाएगी, और रेड वाली भी देख रहे हैं वैसे ही जा रही है, रेड वाली भी होती तो नॉर्मली कैसे जाती, रेड वाली भी ऐसे ही जाती, तो इन द एंड तो ये सब कंबाइन होके ही जा रही है ना, ब्लू रेड, जब ये सातों सब कंबाइन हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, जब ये सातों कलर कंबाइन हो जाते हैं अलग अलग तो ये व्हाइट लाइट बन जाती है। तो यहाँ पे तो ये फिर से जब बाहर निकल रहे हैं तो वो सातों एक साथ ही निकल रहे हैं, जब एक साथ निकल रहे हैं तो व्हाइट लाइट के रूप में ही निकलेंगे, है कि नहीं। तो स्लैब में इसीलिए व्हाइट लाइट ही बाहर निकलती है, बट प्रिज्म में क्या हो जाता है, अब प्रिज्म का देखते हैं, अब प्रिज्म का समझ में आएगा कि अब प्रिज्म में हो क्या जाता है कि ये हमारा प्रिज्म है और इसमें कैसे जा रही है लाइट, इसमें मान के चलिए पहले ब्लू लाइट लेते हैं, ब्लू लाइट यहाँ गई, ये व्हाइट लाइट के पार्ट है, इसमें ब्लू है रेड है सब है, तो जब ये ब्लू लाइट यहाँ गई और रेड भी ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड लाइट यहाँ गई, ये व्हाइट लाइट में सारे मिक्स है ना, तो ये एक्चुअली में ये जो व्हाइट लाइट है इसमें सब मिक्स है, तो इसको अभी हम ऐसे व्हाइट ले लेते हैं, ये मान के चलिए व्हाइट लाइट है, ये जो येलो दिख रही है, इसमें जो ये सब मिक्स थे ब्लू और रेड, तो अब इसमें ब्लू क्या होगा, ब्लू का अलग वेवलेंथ है तो उसका अलग डेविएशन होगा, तो ये यहाँ पे जा करके ब्लू कैसे निकल गई, ब्लू ऐसे निकल गई। अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें तो सारे के सारे सीधी लाइन में जा रहे थे तो डेविएशन नहीं दिख रहा था, अब इसमें जब रेड आएगा तो रेड कैसे जाएगा, रेड तो यहाँ से आएगा ऐसे, बट रेड तो ज़्यादा वेवलेंथ का है तो वो कम डेविएट करेगा तो वो ऐसे निकल जाएगा रेड, और जो ग्रीन होगा वो कैसे निकलेगा, ग्रीन जब जाएगा तो ग्रीन ये ऐसे होगा फिर ये ऐसे निकल जाएगा ग्रीन, तो ये सब अलग अलग डेविएट हो जाएंगे, तो इसी वजह से ये डिस्पर्शन हो जाता है। अब अगर इसको स्लैब फिर से बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक और यहाँ पे लगा देना पड़ेगा प्रिज्म, और जब ये एक और हम प्रिज्म लगा देंगे तो क्या होगा, ये सारे फिर कलर मिल करके क्या हो जाएंगे, ये सब जब फिर वापस ऐसे ऊपर को मुड़ेंगे, फिर जब इधर को एक ही साइड को जब सब निकलेंगे कलर, ये ऑरेंज जब एक ही साइड को सारे कलर निकलेंगे तो फिर वो एक साथ मिल जाएंगे,
जब वो फिर एक साथ मिल जाएंगे तो फिर से व्हाइट बन जाएंगे। तो इसीलिए प्रिज्म में ये अलग अलग निकल जाते हैं, तो अलग अलग ये पूरा ROYGBIV वाला पूरा ये बन जाता है विबग्योर। तो white light passes only appears white because it composed every color on the visible spectrum. Although they are very close, the index of refraction for each color is unique and non-aqueous material. These unique indexes cause the wavelength to follow the different path. वही कि अलग अलग wavelength है तो अलग अलग path थोड़ा थोड़ा follow कर लेते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। V by G YO are light split into violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो ये सब अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं इसमें, अलग कलर। तो ये वाइट कलर की लाइट होती है उसमें इतने कलर मिक्स होते हैं, इसीलिए वो वाइट दिखती है। आगे टॉपिक देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, कैसे? तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो एयर एक अलग मीडियम है। अब एयर में होता क्या है, जैसे मान के चलिए जो हॉट एयर है वो तो कम डेंस है, तो ये हॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना आपने कि अलग अलग उसमें अलग अलग वो होती है। तो मान के चलिए यहाँ हॉट एयर है और यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो ये हॉट एयर ज़्यादा जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा रिफ्रैक्शन पैदा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो हल्की होती है। तो हल्की होती है तो क्या होगी, लाइट ऐसे आएगी यहाँ पे, और लाइट इसमें कम डेविएट होगी, इसमें ज़्यादा डेविएट होगी। तो फिर ये क्या होगी, जब ये बाहर निकलेगी तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमें एटमॉस्फेयर में अलग अलग रिफ्रैक्शन दिखता है, तो ये एयर की वजह से। तो दिस वेवरिंग फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए जैसे कि जहाँ पे स्मोक वगैरह होता है तो उससे हल्का हल्का ऐसे फ्लिकरिंग दिखती है ना, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल फ्लिकरिंग की। ऐसे ही हमारा वो भी होता है ना, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं दूर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ जल रहा है, ऐसे कोई हीट पैदा हो रही है, तो यहाँ पे जो ऊपर की एयर है वो हल्की हो जाती है, तो उसके पार जब देखते हैं तो आप ऐसे हल्का हल्का फ्लिकर देखते हैं ना ऐसे चीज़ों में। तो वो इसी वजह से होता है कि अलग अलग रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन में आखिर क्या होता क्या है कि अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती क्यों है, क्योंकि सारा खेल तो लाइट का है ना। जब हमारी आंखों में लाइट पड़ेगी तब उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो जब ये ऐसे डेविएट हो रही है, लाइट टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो ये उसी हिसाब से हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। आखिर हम देखते क्या हैं, हम ओरिजिनल में जो देखते हैं वो सब तो अपनी आंखों से ही देख रहे हैं ना। तो अगर जो सामने वाली चीज है ओरिजिनल में भले वो ना हिल रही हो, वो अपनी ही जगह पे हो, लेकिन जो उसकी जो लाइट इमिट हो रही है, जो हमारी आंखों में लाइट पड़ रही है, वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से हिल रही है, तो वो हमें अलग टाइप से दिखती है। जैसे जब पानी में पेंसिल पड़ी होती है तो ऊपर ऐसे दिखती है, फिर ऐसे जाके फिर टेढ़ी हो जाती है। तो क्या सच में पेंसिल टेढ़ी? पेंसिल तो सच में टेढ़ी नहीं है, लेकिन हमारी जो हम देखते हैं वो तो हमारी आंखों पे डिपेंड करता है ना। तो आंखों में हमारी लाइट वैसे रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, तो स्टार अलग अलग जैसे नहीं हिलते हैं, तो उसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। एक्चुअली में स्टार हमारा जो एफरेंट पोजीशन पे भी नहीं होता है, तो वही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारी उसकी इमेज यहाँ बनती है, अलग बनती है। पानी में भी क्या होता है, जैसे पानी में एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी हुई है तो ऊपर दिखती है। तो क्यों दिखती है? क्योंकि वो उसकी जो लाइट है रिफ्रैक्ट होकर जो यहाँ आनी चाहिए थी वो यहीं से आ जाती है। तो इस वजह से जो हमारी आंखों में लाइट पड़ रही है, जो कि ऐसे जानी चाहिए थी सीधा, वो जाने के बजाय क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है, तो हमको यहाँ दिखने लगती है। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर भी है कि स्टार तो हमारा यहाँ था, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, तो इसकी जो ये ऐसे जानी थी इसकी लाइट, तो वो कैसे चली गई, तो ये ऐसे ऊपर साइड को चली जाएगी टेढ़ी होकर के। Starlight on entering the atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. तो अर्थ में रीच करने से पहले क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो रिफ्रैक्शन करता है।
द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो अपरेंट पोजीशन होती है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग होती है। द स्टार्स अपीयर साइलेंटली हायर अबव देन द एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। तो जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे हल्का सा ऊपर दिखता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे एक कॉइन पानी में ऊपर दिखता है। This apparent position of the star is not stationary but keep changing slightly due to physical condition of the Earth's atmosphere is not stationary which make it twinkle। तो वही जो हमने बताया था ना कि जो अर्थ में जो हवा है उसका तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पैटर्न चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रही है। तो ये जो हल्का सा ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी वजह से ये फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है स्टार। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ। तो प्लैनेट बहुत पास में है तो उसकी वजह से जो उनकी लाइट होती है उनमें भी रिफ्रैक्शन होता है बट उतना नहीं होता है जितना उस स्टार के लाइट का होता है। आगे देखते हैं एडवांस डिले एंड सनराइज एंड सनसेट। तो जो हमारा सनराइज और सनसेट भी होता है वो देखिए कैसा होता है। जैसे ये सन तो यहीं पे है बट सन की ये जो लाइट है ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये हमें कहाँ दिखने लगता है, ऊपर दिखने लगता है। तो ये जब नीचे ही रहता है तो ये 2 मिनट पहले ही ऊपर हमें दिख जाता है। जब सन हमारा होराइजन के नीचे ही है, इसको ऐसे समझिए, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलिए ये अर्थ है हमारा और ये ऐसे अर्थ है, छोटा अंदर वाला अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फियर है और ये हमारा होराइजन कहाँ हुआ, ये जो हमारी ऐसे लाइन चली गई सीधा। मान के चलिए हम यहाँ पे हैं तो होराइजन मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्काई और अर्थ मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब मान के चलिए सन तो यहाँ पे है, सन यहाँ पे है हमारा, ठीक है। बट जो इसकी लाइट जा रही है तो ये जब यहीं से यहाँ जा रही है तो ये जो अर्थ का रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास यहाँ तो लाइट तो पहुँच गई आँखों में, तो हमारी लाइट पहुँच गई आँखों में तो हमें दिखना ज़रूरी है। तो अब जो ये हमारे जो होराइजन दिख रहा था तो ये हमें कहाँ दिखेगा, ये हमें यहाँ दिखेगा। इस तरीके से होता है। जब हमारे आँखों में लाइट क्यों पहुँची, ऐसे सीधा होता तो अगर ये सीधा जाता, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन क्यों होता है कि अलग-अलग मीडियम में घुस रहा है। तो ये सीधा ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया। तो ये जो टेढ़ा हुआ नॉर्मली ऐसे सीधा चला जाता तो हमें नहीं दिखता, फिर जब यहाँ आता है एग्जैक्टली होराइजन पे तब ऐसे सीधा-सीधा हमारी आँखों में पड़ता। लेकिन वो जो डिफरेंस है, जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से पहले ही हमारी आँखों में लाइट पहुँच जाती है। इसको गोल के बजाय ऐसे एक चौकोर में देखेंगे तो ज़्यादा सही आ जाएगा। ये मान के लिए हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा सन है और यहाँ पे हम हैं, इस जगह पे हम हैं, ठीक है। तो अब सीधी लाइट जा रही थी, तो सीधी लाइट तो इसको ऐसे जानी थी, तो जब हमारा सन ये यहाँ पहुँचता तब हमारी आँखों में लाइट पड़ती। बट रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, सीधी लाइट जा रही थी, फिर ये कैसी हो जाएगी, ऐसे थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी, फिर ये ऐसे निकलेगी। तो ये हमारी ये जो टेढ़ी होने की वजह से ही तो हमारी आँखों में पहुँच गई। तो ये हमें कहाँ दिखेगा, ये हमें यहाँ थोड़ी दिखेगा, ये हमें, हम तो ऐसे परसीव करेंगे ना, इसको सीधा यहाँ परसीव करेंगे ना। आँख हमारी कहाँ देखेगी, आँख हमारी इसको नीचे तो देख नहीं सकती, तो ये हमें होराइजन पे दिखेगा। इस तरीके से होता है। ऐसे ही सनसेट में होता है, वो 2 मिनट पहले दिखता है। सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। सनसेट में वो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ये हमारा एटमॉस्फियर है और ये हमारी आँख है। तो ये जब यहाँ पे स्टार है तो यहाँ वाली तो हमें तब तक पड़ रही है जब तक यहाँ पे भी पहुँच गया। मान के चलिए यहाँ तो हमें दिख ही रहा था जब ये सीधा-सीधा था, बट ये यहाँ वाला भी ऐसे घूम करके हमारी आँखों में पड़ेगा ना, इस तरीके से कुछ पड़ेगा। मान के चलिए कि नीचे यहाँ स्टार पहुँच गया, ये हमारा होराइजन है, इसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन एक्चुअली में हमें दिखता रहता है सन। क्यों दिखता रहता है कि सन जो यहाँ गया था, जब ये नीचे भी पहुँच गया तो इसकी लाइट तो यहाँ है ही। ये जब डूबता हुआ आ रहा था तो होराइजन से नीचे चला गया, लेकिन इसकी लाइट तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमारे पड़ ही रही है, तो हमें दिखता रहता है। मेन है हमें लाइट पड़नी ज़रूरी है आँखों में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो scattering of light by the colloidal particles, the light scattering
By particles is the process by which small particles is the ice crystal dust, atmospheric particulates, cosmic dust and blood cell scatter lights causing optical phenomena such as rainbow, blue colors of the sky and halos। तो हमारा होता क्या है, तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। जैसे ये एक ऐसे मान के चलिए एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो ये लाइट जो आती है इसको ये ऐसे स्कैटर कर देते हैं। तो कैसे स्कैटर करते हैं इसको देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग स्कैटरिंग होती है। इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये एक बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकलों में ऐसे लाइट चली आ रही है, ठीक है। तो ये होगा क्या ना, जो इसकी वेवलेंथ होगी इस पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर हो जाएगी इधर उधर। तो ये क्या होगा, तो ये हमें यहीं पे दिखने लगेगी लाइट। इसको एक पार्टिकल से समझिए। मान के चलिए उस पूरे सॉल्यूशन का एक पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल बहुत छोटा है, मान के चलिए इतना बड़ा पार्टिकल है और ये वेवलेंथ से लाइट की चली आ रही है, तो ये पार्टिकल छोटा है तब तो ये ऐसे निकल जाएगी पार, तो हमें ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखेगा सॉल्यूशन। बट मान के चलिए ये पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक है। अब ये वेवलेंथ यहाँ से चली आ रही है लाइट की वेवलेंथ चली आ रही थी, अब इसमें टकरा गई तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ निकल जाएगी। तो ये हमें क्या दिखेगा, ये हमें उसकी लाइट कहाँ दिखेगी, वो हमें उसी ग्लास में ही दिखने लगेगी। ऐसी दूसरी यहाँ चली आ रही थी, वो ऐसे निकल जाएगी। तो इस तरीके की वजह से हमें वो कलर दिखता है। जैसे मान के चलिए कि जब ये हमारा हाथ होता है, हाथ में आपने पीछे से टार्च मारा होगा तो हमें लाल लाल दिखता है ना, तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि वो जो व्हाइट लाइट जो चली आ रही थी उसमें रेड वाली वेवलेंथ उसमें टकरा टकरा के वहीं रुक जाती है, बाकी पार हो जाती है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये इस तरीके से कुछ होता है, देखिए। अब इसमें भी एक का तो हमने देख लिया, तो अगर वो सबको लौटा रहा है तब तो ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारी वेवलेंथ को नहीं लौटाता है। मान के चलिए पार्टिकल इतना बड़ा है और ये है ब्लू की वेवलेंथ चली आ रही है और ये है रेड की वेवलेंथ। तो रेड वाली लाइट तो ऐसे पार करके निकल जाएगी इसको, बट ये जो ब्लू वाली वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगी, ये तो इसमें टकरा के यहीं लौट जाएगी। होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो हमें बाहर क्या दिखेगा, हमें रेड दिखेगा और ब्लू वाला नहीं दिखेगा, ब्लू वाला वहीं स्कैटर हो जाएगा। तो अगर हमें सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिख रहा है तो ब्लू वाला इसमें स्कैटर हो गया, और पीछे इससे जो लाइट निकलेगी वो किस कलर की निकलेगी, वो रेड कलर की निकलेगी, क्योंकि ब्लू वाला हट गया तो क्या बचा, रेड बचा। ये बस मैं ब्लू और रेड को दो को कंसीडर करके बता रहा हूँ, बट ये अलग अलग कलर होते हैं लाइट्स के हिसाब से। द लाइट स्कैटरिंग बाय द पार्टिकल्स इन ए कोलाइड और इन ए वेरी फाइन सब्सटेंसेस लाइक मिल्क अपीयर्स व्हाइट। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में पूरी ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो व्हाइट कलर का दिखता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये जो हमारा मैक्सिमम टाइम में जो कलर दिखते हैं तो ये इसी वजह से दिखते हैं। The color of a scattered light depends on the size of the scattering particles. Very fine particle scatters mainly blue light, while the particle larger size uh, scatters light of longer wavelength. तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, जो भी मैंने बताया। अब ब्लू स्काई क्यों दिखती है, तो ये दोनों चीज एक साथ में बताता हूँ कि कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज क्यों अलग अलग होता है और ब्लू स्काई क्यों दिखती है। इसको दोनों को एक साथ समझेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले होता क्या है कि ये हमारा स्काई का समझते हैं। यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे मान के चलिए हम हैं, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं कि वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जैसे हमने देखा था कि रेड की वेवलेंथ बड़ी बड़ी है और ब्लू की वेवलेंथ छोटी छोटी है, तो ब्लू वाले को स्कैटर कर देते हैं। तो जो हमें दिखेगा, जो हमें पार्टिकल है, जो जैसे सॉल्यूशन में क्या दिख रहा था, जो स्कैटर करेगा उस कलर का दिख रहा था, तो स्कैटर क्या हुआ, ब्लू हुआ। तो ब्लू वाला स्कैटर हुआ तो हमें क्या हो गया, ब्लू ये हमारा दिखता है। स्काई कैसी दिखेगी, स्कैटर होने की वजह से ब्लू दिखेगी। और हमारी आंखों में पहुंचता क्या है, आंखों में हमारे पहुंचता है रेड।
तो हमें सन कैसा दिखता है? रेड दिखता है। अब होता क्या है कि अब जब ये सनराइज हो रहा है, इसमें यही होता है। इसमें एक चीज, सिंपल चीज ध्यान दे लीजिए कि जब जहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है वहां पे वो कलर दिखता है जहाँ पे स्कैटर, जो कलर स्कैटर हुआ है। जैसे ब्लू स्कैटर हो रहा है एटमॉस्फेयर में तो ब्लू दिखता है एटमॉस्फेयर। और जो कलर नीचे फिर पार हो जाता है तो उसके आगे जो फिर हम देखते हैं वो कौन सा कलर देखते हैं? जो स्कैटर नहीं हुआ है। मतलब कैसे होता है, वहाँ पे आपके बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि जो रेड होता है वो ऐसे स्क्रीन पे हमें रेड मिलता है। मान के चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो अब यहाँ से लाइट चली आ रही थी, तो लाइट चली आ रही थी तो जो स्कैटर हो गई, मान के चलिए ब्लू स्कैटर हो गई, तो हमें सोल्यूशन कैसा दिखेगा? यहाँ पे ब्लू दिखेगा चारों तरफ। और अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ ब्लू नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे जो बाहर निकला, बाहर क्या निकला? जो स्कैटर नहीं हुआ। क्या स्कैटर नहीं हुआ? रेड स्कैटर नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें रेड दिखेगा स्क्रीन पे। तो वैसा ही कुछ स्काई में भी है। स्काई ब्लू इसलिए दिखती है क्योंकि ब्लू वहाँ स्कैटर हो रही है। और सन का कलर तब हमें क्यों दिखता है रेड? क्योंकि वो हमारे आंखों में आ रहा है। रेड बच गया है। अब इसमें दूरी का भी होता है। जैसे जब सुबह सनराइज होता है तो क्या होता है? होराइजन से ऐसे लाइट आ रही है तो इसको ज़्यादा एटमॉस्फेयर मिलता है। ज़्यादा एटमॉस्फेयर मिलता है तो ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। ज़्यादा स्कैटरिंग होती है तो क्या बचता है लास्ट में? रेड ज़्यादा बचता है। तो इसलिए जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो पूरा लाल दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि सारा ब्लू ग्रीन और ये सब तो स्कैटर होके निकल गया स्काई में, तो क्या बचा? रेड बचा। बट जब ये ओवर रेड आ जाता है तो ये कम रेड हो जाता है। कम रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर का लेंथ कम हो जाती है। ऑफ कोर्स ये बात है ना कि जैसे यहाँ देखिए अगले डायग्राम में कि यहाँ पे तो इतना एटमॉस्फेयर मिल रहा था इसको, यहाँ पे कितना एटमॉस्फेयर मिल रहा था? यहाँ पे तो इतना एटमॉस्फेयर मिल रहा था, तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो क्या बचेगा लास्ट में? केवल रेड बचेगा। तो इसलिए हमें रेड ज़्यादा दिखता है। और यहाँ पे तो कम एटमॉस्फेयर पड़ रहा है जब सीधा सीधा आ रहा है सर के ऊपर, तो वहाँ पे कम जब एटमॉस्फेयर पड़ रहा है तो वहाँ कम स्कैटरिंग होगी, तो हमें बाकी कलर भी थोड़ा दिखेगा। बाकी कलर दिखेगा मतलब क्या? रेड थोड़ा कम दिखेगा, इसलिए रेड कम दिखता है। हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ के देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर and other fine particles in the atmosphere have same size smaller than the wavelength of the visible light। तो वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग विजिबल लाइट से जो होती हैं उससे उसके वेवलेंथ से स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। These are more effective in scattering shorter light of shorter wavelength and the blue and then the light of longer wavelength at the red end। तो ब्लू एंड को ये इजिली स्कैटर कर देती हैं और रेड एंड को नहीं स्कैटर कर पाती हैं, तो ब्लू हमें स्कैटरिंग में दिखता है। The scattered blue light enter our eyes and make us look sky blue। The danger signal lights are red because red is the least scattered by the fog and smoke. Therefore, it can be seen in the same color at a distance। तो रेड जो होता है वो हमारा इसीलिए डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है क्योंकि वो दूर तक दिखता है, मतलब दूर तक हमारा वो उसका इफेक्ट रहता है, वो स्कैटर नहीं होता है जल्दी। सन वाला तो हमने बता ही दिया कि ज़्यादा होराइजन था इसलिए ज़्यादा स्कैटर होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासेस थ्रू थिकन layer of the air and the largest distance in the earth atmosphere before reaching our eyes। The light from the sun overhead would travel relatively shorter distance। तो जब अपीयर हो रहा है तो उसमें ज़्यादा जो है वो होता है स्कैटरिंग, और जब जस्ट ऊपर है तो उसमें कम इसमें स्कैटरिंग होता है। Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelength are scattered away by the particles। Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength। This gives the reddish appearance of the sun। तो इसी वजह से सन हमारा रेड दिखता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। और आपको यहाँ पे ये लिंक दी गई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही लिंक मिल जाएगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस सेशन का। हम लोग हर सेशन का पीडीएफ आपको देते हैं, आप उसको पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको भी अपडेट मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और
once again, thanks for watching. Please subscribe.